Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. Today we are going to start the new chapter, chapter number 2 of part B, and name of that chapter is 5-year plans in India. Topic covered in this video, that is economic planning, define of economic planning, directive and comprehensive planning, type of economies and long period goals, features of economic policies, and success of planning and failure of planning. So, students, we are going to start our new chapter, chapter number 2, 5-year plans in India, goals and achievement. Now, first of all, we are going to do the first question, that is what is economic planning. Economic planning का मतलब क्या होता है? Economic planning एक ऐसा सिस्टम है जो कौन करता है? सेंट्रल अथॉरिटी. कौन करता है? सेंट्रल अथॉरिटी. सेट अ सेट ऑफ टारगेट, वो एक सेट टारगेट सेट करता है एंड स्पेसिफाई एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज टारगेट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है जो एक सेंट्रल अथॉरिटी कुछ स्पेसिफिक टारगेट और कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग का प्रिंसिपल फोकस इसी के ऊपर है कि ताकि रैशनल मैनेजमेंट हो सके स्कार रिसोर्सेज की. रैशनल मैनेजमेंट मतलब प्रॉपर रिसोर्सेज की, रैशनल मैनेजमेंट मतलब प्रॉपर यूज़ हो सके स्कार रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज आर टू बी सो रेशनली यूटिलाइज. इस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें ताकि हमारी इकॉनमी में सोशल वेलफेयर क्या हो? मैक्सिमम अलॉन्ग विद द जीडीपी ग्रोथ. सोशल वेलफेयर भी हो, उसके साथ साथ हमारी इकॉनमी में जीडीपी ग्रोथ भी बढ़े. दीज ऑल आर द मेन फोकस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. हम लोगों ने +1 में पढ़ा था कि रिसोर्सेज सारे क्या होते हैं? स्कार होते हैं. और इस रिसोर्सेज को इस तरह से हम लोगों ने यूज़ करना है ताकि इकॉनमी में मैक्सिमम सोशल वेलफेयर भी हो और जीडीपी भी ग्रोथ हो. So we have completed the question, what is economic planning. Now economic planning, after this question we are going to start our next question. वाई डू वी नीड फॉर द प्लानिंग इन इंडिया. हमारी कंट्री में क्या नीड थी ताकि क्यों हमारी इकॉनमी में इकोनॉमिक प्लानिंग आई? इंडिया में अब ब्रिटिश जाने के बाद हमारी कंट्री क्या हो गई थी? बैकवर्ड. और क्या हो गई थी? स्टेगनेंट इकॉनमी हो गई थी. और उस इकॉनमी में हम लोगों को अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए देयर वॉज अ नीड फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग. ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग. डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें जो प्लानिंग इंट्रोड्यूस होती है फॉर टू डायरेक्ट द फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड, जिसका कंट्रोल करना क्या होता है? इकॉनमी को मार्केट में डायरेक्ट करना, किसको? सप्लाई एंड डिमांड, सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो वेवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ताकि इकॉनमी इक्विलिब्रियम में ही रहे. इक्विलिब्रियम से ना तो ऊपर आए ना ही इक्विलिब्रियम से नीचे आए. इसमें गवर्नमेंट की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता. यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का सारा काम कौन करता है? फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट. और इसमें डायरेक्टिव इकॉनमी का दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटलिज्म इकॉनमी, जो हम लोगों ने +1 में भी पढ़ा. कैपिटलिज्म इकॉनमी में का सारा कंट्रोल किसका होता है? प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट सेक्टर का. और इसका मोटिव क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट अर्न करना. सो द डायरेक्टिव प्लानिंग में सिर्फ इसके लिए प्लानिंग की जाती है ताकि फोर्सेस सप्लाई डिमांड को हम लोग क्या कर सके? डायरेक्ट कर सके ताकि वो इक्विलिब्रियम में ही रहे. इक्विलिब्रियम से ना तो ऊपर आए ना ही इक्विलिब्रियम के नीचे आए. और इसमें हमारे इकॉनमी में गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता. और इसका दूसरा नाम क्या है? कैपिटलिज्म इकॉनमी. नेक्स्ट इज कम्प्रीहेंसिव इकॉनमी. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट अपने आप इंटरफेयर करती है किसमें? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी में. इसको दूसरा नाम क्या है इसका? सोशलिस्ट इकॉनमी. और इसे एज वेल एज क्या कहा जाता है? मिक्स्ड इकॉनमी. मिक्स्ड इकॉनमी जैसे कि इंडिया में है, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिलके इकॉनमी में ग्रोथ करते हैं. when the individual gains are allowed to be maximized under the capitalism, and social gains are forced through the direct participation of state and under the socialism. इसमें दोनों मिक्स्ड इकॉनमी में प्रॉफिट भी होता है और सोशल वेलफेयर भी होता है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन द डायरेक्टिव एंड कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग. इन द शॉर्ट आई कैन टेल यू अगेन दैट डायरेक्टिव प्लानिंग जो होती है वो फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को डायरेक्ट करने के लिए होती है ताकि वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहे.
और ऐसी इकॉनमी को हम कैपिटलिज्म इकॉनमी कहा जाता है और गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट में इसको हम सोशलिज्म भी कहा सकते हैं, मिक्स इकॉनमी भी कहते हैं। इसमें दोनों सेक्टर्स प्राइवेट एंड पब्लिक मिलके भी काम करते हैं। प्राइवेट अपना वेलफेयर प्राइवेट जो है अपना मैक्सिमम करता है, प्रॉफिट करता है, और सोशल वेलफेयर कौन करता है? हमारा पब्लिक सेक्टर। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed an active and comprehensive planning. Next question, we are going to start the type of economies. We have done in the +1 also capitalism, socialism and mixed economy. ये तीनों मार्केट हमने +1 में भी करी हुई है। कैपिटलिज्म इकॉनमी में क्या होता है? जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये सारे का सारा डिसीजन कौन करता है? प्राइवेट करता है, और जिसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डन द फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ दिस कैपिटलिज्म इकॉनमी. दिस वी हैव डन इन द +1 ऑल्सो. सो दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है सोशलिज्म इकॉनमी. सोशलिज्म इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जिसमें सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है. जो भी डिसीजन लेना वो किसने लेना है? सेंट्रल अथॉरिटी को लेना है, ताकि इकॉनमी में क्या हो सके? सोशल वेलफेयर. सो यू हैव टू डू द फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट. दिस इज अ इजी टॉपिक. यू कैन easily read and do it, and this topic we have done in the +1 also. नेक्स्ट इज अ मिक्स्ड इकॉनमी. मिक्स्ड इकॉनमी में क्या होता है? जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं, और इसमें वेलफेयर भी होता है और प्रॉफिट भी अर्न होता है. सो स्टूडेंट्स, वी आर कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ इकॉनमी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स एंड प्लानिंग इन द इंडिया. जो लॉन्ग पीरियड गोल एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. जो लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन टू ऑल 5-year plan and are therefore generally studied as common goals of 5-year or objective of the planning. जो लॉन्ग पीरियड गोल है वो कॉमन है, इस करके इसका नाम क्या रखा गया? कॉमन गोल ऑफ 5-year प्लान. शॉर्ट पीरियड गोल्स आर द प्लान आर स्पेसिफिक कुछ छोटे से कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव करने के लिए जब हम जो प्लान बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड गोल्स. और इसका एंड आर जनरली स्टडीड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान. So students, we are going to start our question. Next question, long period goals and objective. long period goals and objective मतलब long period goals के क्या गोल पीरियड के जो प्लानिंग थी उसका क्या गोल था और क्या ऑब्जेक्टिव था. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? जीडीपी ग्रोथ. जब हमने प्लानिंग करी हमारा पहले मोटिव क्या था? कि इकॉनमी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करना. इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस इन द इकॉनमी. वो कहता है इसका मतलब क्या हुआ? इकॉनमी में क्या करना पड़ेगा? हमें फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज को ज़्यादा करना पड़ेगा. जितनी ज़्यादा फ्लो एंड गुड एंड सर्विसेज ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी में फ्लो एंड गुड एंड सर्विसेज होगी उतनी हमारी इकॉनमी में हमें क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इकॉनमी में क्या होगा? इकोनॉमिक growth. So with the help of long period goals and objective, we can achieve the GDP growth by increasing the flow of good and services. good and services को बढ़ाने के लिए हमें लेबर चाहिए, और जितनी ज़्यादा हमें लेबर चाहिए उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा इकॉनमी में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. Our next point is full employment. This we have done in the 10th chapter also. Full employment एक ऐसी situation है when all people who are able to work and willing to work at the market wage rate are getting work. जो बंदा काम करना चाहता है उनको काम मिल रहा है, जितने मतलब जितना भी मार्केट में वेज रेट चल रहा है. In other words, those who are able to work and willing to work must get the work. दिस इज़ द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग. और ये किसके अंडर आता है? आपके सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग के अंडर आता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ करना. इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पीपल किस में पार्टिसिपेट करें? इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. दूसरा, बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस अ वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जो बेनिफिट जितना भी बेनिफिट हो रहा हमारा ग्रोथ से वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर में क्या किया जाए? सेक्शन में क्या किया जाए? सोसाइटी में शेयर किया जाए. ये था हमारा मोटिव किसका? फॉर लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का फुल एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो बंदा काम करना चाहता है उसको क्या मिले? हमारा काम मिले.
नेक्स्ट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और इक्वालिटी। ये भी हमारा लॉन्ग पीरियड गोल ऑब्जेक्टिव का मोटिव था। इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बिकम एन मीनिंगलेस एक्सेस इफ द बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ अक्रॉस ओनली टू द हैंडफुल ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। अगर इस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये सारा का सारा इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ लोगों के हाथ में कुछ लोगों के लिए ही हो, हैंडफुल पीपल इन द सोसाइटी के लिए ही ये बेनिफिट हो। द फर्स्ट उसमें हम लोगों ने पॉइंट करना है, नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन केयरफुली। फर्स्ट, ग्रोथ सर्व्स वर्चुअली टू नो पर्पस इन अ सोसाइटी वेयर रिच टेंड्स टू बिकम रिचर एंड पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल इवन फॉर द इंसेंशियल ऑफ द लाइफ। ग्रोथ का कोई मीनिंग नहीं होगा अगर सोसाइटी में रिच और रिच होते जाएं, क्या होते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पुअर होते जाएं और वो अपनी एसेंशियल नीड्स को भी पूरी नहीं कर सके। बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ मस्ट सेपरेट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम इक्विटेबल। जो बेनिफिट है ग्रोथ का वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिलनी चाहिए ताकि इकॉनमी में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या हो, इक्विटेबल हो। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, इसका मतलब क्या होता है, सोशल इक्वालिटी। दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ द प्लानिंग इन द इंडिया। ये सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव और गोल है हमारा इन प्लानिंग का इंडिया में, ताकि ये कि हमारी इकॉनमी में क्या हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करें ताकि हमारी इकॉनमी में क्या हो, ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ क्या हो, बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने नई नई टेक्निक्स अडॉप्ट करी और आईटी सेक्टर्स को हम लोगों ने डेवलप्ड करा, जिससे हमारी इकॉनमी में क्या हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी। और ये भी मेन ऑब्जेक्टिव था किसका, प्लानिंग का। नेक्स्ट इज सेल्फ सफिशेंसी। सेल्फ सफिशेंसी मतलब इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। सेल्फ सफिशेंसी मीन्स बाहर से ना कुछ सामान मंगा के हम लोग अपने आप में क्या हो सके, सफिशेंट हो सके। ये भी हमारा क्या था, जो प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेल्फ सफिशेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्योरिटी दी गई ताकि हम लोग बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो सके, अपनी कंट्री के ऊपर ही हम लोग सेल्फ सफिशेंट हो सके और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या हो सके, बच सके। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन दैट इज लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. Now next we are going to do the next question, that is short period goals and objective. So these are the short period goals and objective. The students, you have to learn like this only. फर्स्ट प्लान से लेके 12th प्लान तक ये सारा के सारे प्लान्स आपने ऐसे ही लर्न करने हैं. आफ्टर द 12th प्लान हमारी इकॉनमी में नीति आयोग 2015 में स्टार्ट हो गए. उसके बाद हमारी इकॉनमी में इकोनॉमिक प्लानिंग का दूसरा फेयर हम लोगों ने नया स्टार्ट किया, दैट इज़ नीति आयोग. So these are the short period goals and objective. So you are going to learn like this only. So we are going to start our next question, that is features of economic planning pursued under the planning till 1991. The first point is heavy reliance on the public sector. Heavy reliance on the public sector मतलब in 1947 से लेके 1947 से लेके 1990 तक हमारी इकॉनमी में सिर्फ किस सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर. इस पब्लिक सेक्टर को इम्पॉर्टेंस देने और ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई थी क्योंकि इकॉनमी में उस टाइम पे हमें सोशल वेलफेयर की क्या थी, नीड थी. दो IPR 1956 में 17 इंडस्ट्रीज़ वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर और सिर्फ 12 सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ वर मार्क्ड फॉर द प्राइवेट सेक्टर. ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ किसको दी गई थी, पब्लिक को, और 12 इंडस्ट्रीज़ किसको दी गई थी, सिर्फ प्राइवेट को. इसका मोटिव क्या था कि इकॉनमी में वो सोशलिस्ट पैटर्न अचीव करना चाहते थे थ्रू कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज. नेक्स्ट इज रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. जो प्राइवेट सेक्टर था उसको गवर्नमेंट ने क्या किया था, डेवलपमेंट किसके अंडर की थी, रेगुलेटेड. मतलब दे हैव टू, इसका मतलब क्या हुआ कि दे हैव टू टेक द लाइसेंस और फ्रॉम द government if they want to open the new industry or to expand their work. Next is protection of small scale industries and regulation of
LSI, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर लगा दी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सेवरल एक्ट्स लगा दिए, जबकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ऑफर करी। सर्टन एरियाज़ उन्होंने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। फिर उसके बाद लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट किया। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर डेवलप फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सेवरल बोर्ड्स वर एस्टैब्लिश ताकि वो SSI के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल मार्केट तक लेके आ सके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट। इंडस्ट्रीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सारी इंडस्ट्रीज़ वह क्या था, इनके ऊपर इम्पोर्टेंस दी थी, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ क्योंकि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है इकॉनमी में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट इज फोकस ऑन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा की डिटर्मिनेंट था ये इकोनॉमिक ग्रोथ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कम कर दी, बढ़ा दिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, और इन्वेस्टमेंट्स को भी उन्होंने इंड्यूस करा, बढ़ाया। और कैसे, थ्रू सब्सिडीज़ एंड कैपिटल गेन। प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, बाहरली कंट्री से हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करा। किस तरह, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी इंपोर्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट इज फोकस ऑन द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये आपने पहले भी किया हुआ है। हमारी कंट्री का क्या फोकस था कि बाहर से ना सामान मंगवा कर उसे अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करना, ताकि हम लोग क्या बन सके, सेल्फ सफिशेंट। रिस्ट्रिक्शन ऑन द फॉरेन कैपिटल, बाहर से भी जितना भी था कैपिटल आ रहा था उसके ऊपर सब गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज प्लानिंग, जितनी भी प्लानिंग थी वो कौन कर रहा था, सेंट्रलाइज मतलब गवर्नमेंट कर रही थी, और उनका मोटिव क्या था, इकॉनमी में ग्रोथ को, ओवरऑल ग्रोथ करना, ताकि इकॉनमी डेवलप्ड हो सके। सो स्टूडेंट, देयर आर 9 पॉइंट्स, बट यू आर गोइंग टू डू ओनली 6 पॉइंट जो आपको ईजी लगते हैं। Next question is success and achievement of planning. In this question, you are only going to learn only the data. You are going to learn only first plan and the last plan of every point. जैसे इंक्रीज इन द नेशनल इनकम है, आपने सिर्फ ये इसका फर्स्ट डाटा लर्न करना है और लास्ट डाटा लर्न करना है, बीच वाला डाटा आपने लर्न नहीं करना। सेम इसी तरह इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, इसी तरह आपने इसका फर्स्ट और 12th प्लान का डाटा लर्न करना है, और इसमें कोई भी डाटा लर्न नहीं करना। तो ये क्वेश्चन है सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ द प्लानिंग। इस क्वेश्चन में मोस्टली डाटा ही है, आपने इसका डाटा ही लर्न करना है, और डाटा आपने सिर्फ फर्स्ट प्लान और लास्ट प्लान का लर्न करना है, और बीच वाला डाटा आपने लर्न नहीं करना। So student, there are 9 point in this question. You are going to learn any 6 point, और इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट डाटा लर्न करना है, और बीच वाला डाटा आपने लर्न नहीं करना। सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज़ ओनली डाटा बेस्ड क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू लर्न इट, और इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, सिर्फ आपने इसमें डाटा ही लर्न करना है, जो एक पुराना लर्न करना और एक आपने लेटेस्ट लर्न करना है। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। पहला है, फर्स्ट पॉइंट इज अब्जेक्ट पॉवर्टी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अब्जेक्ट पॉवर्टी। एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी जो था हमारा सेंट्रल थीम था, बट इन इंडिया ओनली 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन जो है अपना, अभी भी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। जो पॉवर्टी और ये जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, ये ऐसे बंदे हैं जिनकी अभी तक अपनी इंसेंशियल नीड्स नहीं पूरी हुई हैं। और हमारी कंट्री में आप इमेजिन करेंगे कि 50% ऑफ द पूरे वर्ल्ड के हैं एब्सोल्यूट पुअर हमारी कंट्री में ही है। दैट दिस इज़ द फर्स्ट फेलियर ऑफ द प्लानिंग। नेक्स्ट इज़ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, राइज इन द प्राइस। बाय लार्ज वी हैव फेल्ड टू टैकल द इन्फ्लेशनरी स्पायरल इन द कंट्री। हम लोग अपनी इकॉनमी में इन्फ्लेशनरी स्पायरल को टैकल नहीं कर पाए, क्योंकि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन करके जो रियल इनकम है लोगों की वो क्या होगी, इरोड होगी, जिस करके जो इकोनॉमिक डिवाइन है हैव और हैव नोट में वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट प्लान में हमारा जो प्राइस लेवल थोड़ा सा कम हुआ था, और अब तक उसके बाद के जितने भी प्लान हैं वो अभी तक जो है
उसके बाद जितने भी प्लान बने हैं उसमें कभी भी प्राइस कंट्रोल नहीं हो पाया। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। वाइल और मोर एंड अपॉर्चुनिटीज होने के बाद, जनरेटेड होने के बाद भी हमारी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट है। जो फर्स्ट प्लान में 53 लाख पर्सन जो थे अनएम्प्लॉयड थे, और जो अब कितने हो चुके हैं, जो रोज़ हो चुके 4 करोड़ इन द एंड ऑफ द 12th प्लान। और 2016 में जो अनएम्प्लॉयड है वो कितने हो चुके हैं, 4.53 करोड़ तक इंक्रीज़ हो चुके हुए हैं। ये एक सीरियस कॉज है जो इकॉनमी में सोशल अनरेस्ट और थ्रेटनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ के लिए। लोगों के पास जब काम नहीं होगा तो वो गलत काम करेंगे, जो कि हमारी ग्रोथ के ऊपर क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी हमारी इकॉनमी में प्रॉपर नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि है डैम हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये सारे अभी भी हमारी इकॉनमी में पूरे नहीं है। 67 ईयर्स हो गए हमारे प्लानिंग के, पर अभी भी हमारे इकॉनमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप नहीं हो सका। जो हमारी इकॉनमी की जो एक्चुअल ग्रोथ है वो फेल कर चुकी है, जो जो हम लोगों ने टारगेट सोचा है ग्रोथ का। और शॉर्टेज ऑफ द पावर है जो एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी है, जो था कि प्रिंसिपल गोल था इकोनॉमिक प्लानिंग का, वो तो फेलियर बन गया एक प्लानिंग का। जो वीकर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, फोर्स होगी गवर्नमेंट कि वो उनको कुछ कई चीज़ें उन्हें क्या करनी पड़ी, कई पोस्ट उनको रिजर्व करनी पड़ी फॉर द वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व करनी पड़ी, ताकि जो वीकर सेक्शन है वो क्या कर सके, सेव हो सके इकॉनमी में। मतलब एक जो इकॉनमी जो डिवाइड है, जो इकोनॉमिक जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बढ़ती जा रही थी, और वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, रिजर्व करना पड़ी सीट्स, ताकि वीकर सेक्शन क्या हो सके, अपने आप को क्या कर सके, सिक्योर फील कर सके। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed our chapter number 2. I am going to send you the question of this chapter that you are going to write in your fair notebook.